हम डिस्कस कर चुके थे पहली दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक। क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 के दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इफ करंट इन अ कंडक्टर इंक्रीज 25% एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज 10%, कैलकुलेट इंड्यूस्ड हीट। सबसे पहले आपको जो लॉ के मुताबिक ये पता होना चाहिए, I²RT होता है इंड्यूस्ड हीट के बराबर। तो इनिशियल हीट ये रही होगी और फाइनल हीट किसके बराबर होगी, H'(I'²R'(T). तो फाइनल करंट कितना कहा इसने, ध्यान दीजिएगा, इसने कहा कि करंट इंक्रीज 25%, करंट इंक्रीज 25%, मतलब I प्लस 25% क्या होता है, 1/4 ऑफ I, ये इंक्रीज हो गया तो 5/4I हो गया फाइनल करंट। और फाइनल रेजिस्टेंस क्या कहा, 10% घटेगा तो कितना बच गया, 9/10R बच गया। अब दोनों वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दीजिएगा तो H' इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 5/4I का स्क्वायर 9/10RT। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25/16 I²RT इंटू 9/10, ये आपके पास आंसर है। तो फाइनल हीट आपके पास इसके बराबर होगी, इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इंक्रीज 60% एंड रेडियस डिक्रीज 50%। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लेंथ इंक्रीज 60% एंड रेडियस डिक्रीज 50%, R इज इक्वल्स टू ρL/A। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। लेंथ ये और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया गया, हमारे पास है रेडियस के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन, तो इसे रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। R इज इक्वल टू ρL/πr²। ये इनिशियल रेजिस्टेंस था, फाइनल रेजिस्टेंस होगा R' इज इक्वल टू ρL'/πr'²। क्या कहा गया कि फाइनल जो लेंथ है वो 60% इंक्रीज हो गई है, मतलब पहले L थी प्लस 60/100 ऑफ L, इतनी हो गई, मतलब L प्लस 6/10 L, मतलब 16/10 L। फाइनल लेंथ हमारे पास इतनी हो गई। फाइनल जो रेडियस है वो क्या हुई, डिक्रीज 50%, मतलब R'(R/2) हो गई, 50% डिक्रीज हो गई। ये वैल्यू उठाओ और ये वैल्यू उठाओ और उठा करके यहाँ रख दो, तो R' की वैल्यू किसके बराबर होगी, रो। L' की वैल्यू रखिएगा 16/10 L और R की वैल्यू रखिएगा R/2। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ρ/R स्क्वायर होगा भाई, R² है तो आप लिखेंगे इसे वैल्यू को R²/4, तो 4 ऊपर जाएगा, नीचे R², 16/10 L। इसे सोल्व कर लेंगे, ρL²R और पाई, इसकी जगह वैल्यू आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस की आ जाएगी और 64/10 ये आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन बेहतरीन है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ height 5 cm is placed at a distance of 20 cm from the concave mirror of focal length 15 cm, calculate the position, nature and size of the image, draw the Bray diagram also। क्वेश्चन सही है, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आप इतना याद रखेंगे, क्या कहा, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 cm is placed at a distance 20 cm from a concave mirror। सबसे पहले आप लिख दो मिरर फॉर्मूला, क्योंकि अगर आंसर गलत भी होता है तो कम से कम फॉर्मूले के तो नंबर मिल ही जाएंगे। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। फिर जो गिवन हो वो लिखिएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी गई है 5 cm और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 20 cm और आपको फोकल लेंथ कॉनकेव है तो माइनस में लेंगे, -15 cm। आपको v कैलकुलेट करना है तो 1/v किसके बराबर होगा, 1/f माइनस 1/u, और 1/f में क्या लिखेंगे आप, 1/-15 माइनस 1/u, u हमेशा माइनस में लेते हैं तो -20। यहाँ से आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपके पास v की वैल्यू आएगी तो v/u = h'/h। मिरर के लिए फॉर्मूला होता है
एच डैश हाइट ऑफ इमेज आप कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस वी अपॉन यू इंटू एच इज इक्वल टू एच डैश। अगर एच डैश की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आती है, एच डैश की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और आप रे डायग्राम बना करके दिखाएंगे। अगर एच डैश की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है, अगर ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल और ये इंसिडेंट एंगल है, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तब इसकी साइन रेशो साइन आई और इसकी साइन रेशो मतलब दोनों की साइन रेशो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल की साइन रेशो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगी, और एक जो कांस्टेंट होगा वो सेकंड मीडियम जिसके अंदर रिफ्रैक्टेड एंगल होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के लिए 1 होता है, वाटर के लिए 1.33 होता है, ग्लास के लिए 1.5 होता है, डायमंड के लिए 2.42 होता है। डायमंड के लिए मैक्सिमम माना जाता है और वैक्यूम के लिए मिनिमम माना जाता है। जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी ही कम होगी। ये आप याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है विच फिनोमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो। रेनबो के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एक बार लाइट ड्रॉप के अंदर एंटर करती है तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट वहीं मुड़ जाती है और फिर रिफ्लेक्शन होता है। तो मेनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इफ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ मिरर इज +1 then what does it means? भाई मैग्निफिकेशन पावर +1, तो मैग्निफिकेशन पावर +1 है मतलब h डैश h के बराबर है, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी। जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी और प्लस में होगी तो वर्चुअल इमेज होगी। तो वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर प्लेन मिरर देता था, तो मतलब इसका मतलब है प्लेन मिरर की बात हो रही है यहाँ। इसके बाद if 10⁶ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम one body to another body per second, how much time required to transfer 1 coulomb charge? बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लास 12 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर 10⁶ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं तो 1 कूलम्ब चार्ज कितनी देर में ट्रांसफर होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो T इज इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, और स्मॉल q होता है Ne के बराबर। 10⁶ इलेक्ट्रॉन है, N की वैल्यू 10⁶, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके बराबर होता है, तो आप इसे लिखेंगे 1.6 10⁻13 कूलम्ब। 1 कूलम्ब चार्ज आपको गिवन था, 1.6 × 10⁻13 कूलम्ब यहाँ से आया, कूलम्ब से कूलम्ब कटा, 10⁻13 ऊपर गया तो प्लस 10⁻13 और 1/1.6 लिखेंगे ऐसे, पॉइंट हटा करके यहाँ 0 आया और मैंने एक 0 इसे दी, ये लिख दिया इस तरफ 100 और इस तरफ लिख दिया 12। इससे से डिवाइड किया तो 6.25 × 10⁻12 सेकंड का समय लगेगा आपको 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर करने में। ये बहुत ज़्यादा समय है, लगभग 200 साल के आसपास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में कि कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2। आपको एक फिगर दी गई थी और उसमें 2 एमीटर लगे थे और एमीटर की रीडिंग निकालनी थी आपको। ये आपके पास फिगर है, यहाँ एक वोल्टमीटर लगा है 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, फिर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ और एक एमीटर यहाँ है A1 और एक एमीटर A2 यहाँ है, और इसके बाद एक 6 वोल्ट की बैटरी। आपको जब इसकी रीडिंग देनी होगी तो मतलब नेट करंट के बारे में पूछा गया, और जब इसकी रीडिंग देनी होगी तो जितना करंट यहाँ आया सिर्फ उसके बारे में बात की गई है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कहीं नहीं कहा कि एमीटर का कोई रेजिस्टेंस है या वोल्टमीटर का कोई रेजिस्टेंस है, ऐसी कोई भी बात यहाँ नहीं की गई है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो यहाँ से रेजिस्टेंस आया 5, फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है और दोनों पैरेलल, तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस ऊपर और सम ऑफ रेजिस्टेंसेस नीचे 5/6। नेट रेजिस्टेंस ये आया,
6 वोल्ट की बैटरी है तो नेट करंट आएगा 6/5/6 और ये 6 आपके पास ऊपर जाएगा तो I इज इक्वल टू किसके बराबर 36/5 एम्पियर। इट इज द रीडिंग फॉर द एमीटर A2। इसके बाद ये करंट यहाँ तक था बाय 5 एम्पियर। अब ये करंट कुछ इस तरफ जाएगा, इसे I1 मान लीजिएगा, इसे I2 मान लीजिएगा। तो I1 करंट किसके बराबर होगा, जितना वोल्टेज यहाँ है 6 वोल्ट इतना ही वोल्टेज यहाँ ड्रॉप डाउन होगा, इतना ही वोल्टेज इन दोनों के पास ड्रॉप डाउन होगा अकॉर्डिंग टू द ohms लॉ। तो 6 वोल्ट वोल्टेज यहाँ आएगा तो यहाँ का करंट कैलकुलेट कीजिएगा जरा ध्यान से। 6 वोल्ट वोल्टेज यहाँ करंट निकालना है, I1 किसके बराबर होगा 6/1 दैट इज इक्वल टू 6 एम्पियर। 6 एम्पियर की वैल्यू इससे कम है तो हेंस प्रूव्ड दोनों आंसर हमारे सही है। इसके बाद कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रीडिंग कैलकुलेट आपको इसकी करनी है, ये आप खुद करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जब आपके पास ये करंट आ गया टोटल और ये भी करंट आपने कैलकुलेट कर लिया 6 एम्पियर, तो इसमें से इसे माइनस करके आप I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और I2 जो जाएगा आपके पास वो पूरी सीरीज में एक होगा। I2 की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे आप तो I2 × 2 विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जूल्स लॉ। जूल्स के मुताबिक क्या था, अगर एक कंडक्टर है आपके पास और इसमें I करंट चलता है, इसका रेजिस्टेंस R है और T टाइम के लिए करंट चलता है, तब इसके अंदर इंड्यूस्ड हीट I²RT के बराबर होगी। इसे प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं। प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसे प्रूव करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए आप एक चीज ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक वर्क हीट के बराबर होता है और वर्क का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू चार्ज होता है। वोल्टेज को आप लिख सकते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस और चार्ज को लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम। ये बन गया I²RT, ये आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज ohms लॉ। ohms लॉ कहता है फॉल ऑफ पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट करंट। अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो ये लिखेंगे आप कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, या फिर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसके बाद इफ द टेम्परेचर बिकम 0 केल्विन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा और कंडक्टर सुपर कंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर सेमीकंडक्टर के लिए आता है तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 0 हुआ तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम होती है, मतलब वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क होता है वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलिएगा, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज आपको इसका फॉर्मूला देना है। चार्ज अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज, तो ये फॉर्मूला आपने दे दिया। फिर सेकंड पार्ट क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो V को रिप्लेस कीजिएगा, V को IR लिख सकते हैं, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी आपने आंसर दे दिया, वोल्टेज और करंट की करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में। अब इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, तो I को रिप्लेस कीजिएगा V/R, तो I² को लिखेंगे आप V²/R², तो P इज इक्वल टू आपके पास V²/R, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज अदर देन वोल्ट, भाई वोल्टेज होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, मतलब जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ सेड टू बी पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज इट्स SI यूनिट, तो आप क्या कहेंगे, डायोप्टर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज +10 सेंटीमीटर देन इट्स पावर। जब सेंटीमीटर में हो तो पावर निकालने का तरीका है 100 फोकल लेंथ, जब मीटर में होगी तो 1 फोकल लेंथ। फिर व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट हैज नो SI यूनिट, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम। आज आपका पेपर के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 30 के 30 क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आपके सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे परसों से। कल टेस्ट होगा आपका मैग्नेटिज्म का, मतलब कल आपका एक पूरी फिजिक्स का दोबारा से टेस्ट होगा और केमिस्ट्री का 2 चैप्टर।